नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम और खबर आ रही है कि चांदबाग जाफराबाद में जो दंगा हुआ था उसकी चार्जशीट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने आज कोर्ट में जमा कर दिया। और इस पूरे खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन, उसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये वही ताहिर हुसैन है जो केजरीवाल का खास हुआ करता था और संजय सिंह नाम का केजरीवाल की पार्टी का राज्यसभा सांसद इसको बचाने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ था। और न केवल संजय सिंह बल्कि कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल जिसमें एनडीटीवी और आज तक या एबीपी न्यूज़ का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है, वो इसको निर्दोष होने का सर्टिफिकेट भी बांटते हुए नजर आए थे जब पहले दिन ये पुलिस के सामने आया था। सीधे तौर पर ताहिर हुसैन की जो भूमिका थी उसको लेकर तमाम वीडियो फुटेज सामने आए थे और उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर ताहिर हुसैन के ऊपर ये सारे आरोप पत्र में जो आरोप लगे हैं, जो सबूत दिए गए हैं, उसके पीछे वीडियो फुटेज एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ उमर खालिद का नाम भी इसमें आ रहा है और उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने चार्जशीट में उसका नाम दिया है। इसके अलावा जो पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है उसकी महिलाओं के नाम भी बाद में इसमें जोड़े जाएंगे क्योंकि उनके भी नाम इसमें सामने आए हैं। अभी फिलहाल जो 15 लोग और हैं ताहिर हुसैन के साथ में, उनके नाम के साथ ये चार्जशीट दायर की गई है और इसमें ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम भी अच्छी तरीके से बड़े अपराधी के तौर पर शामिल था, ये भी बात कही गई है। इस चार्जशीट की खास बात यह भी है कि ये 1030 पेजों की चार्जशीट है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ताहिर हुसैन ने 1,30,00,000 रुपए खर्च किए थे हथियार और पेट्रोल बम वगैरह बनाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए। तो सीधे तौर पर यह बहुत बड़ी तैयारी थी और इसके पीछे जिस तरीके से पीएफआई के साथ में यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में ताहिर हुसैन के संबंधों को लेकर भी खुलासे हुए हैं, सीधे तौर पर अब उन लोगों को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जो ये मानकर चल रहे थे कि शायद ताहिर हुसैन आसानी से बच जाएगा। और ताहिर हुसैन ने जो बातें बताई हैं उसमें अब उन लोगों के भी नाम धीरे धीरे सामने आएंगे जो इसके पीछे थे। और जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को शुरुआत में निर्दोष बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसे लगा कि वीडियो फुटेज में ये पूरी तरीके से अपराध करता हुआ नजर आ रहा है, कई वीडियो में ताहिर हुसैन पेट्रोल बम फेंक रहा है, कहीं पर डंडे से डायरेक्शन दे रहा है और कहीं पर पिस्टल चलाता हुआ भी दिख रहा है। ताहिर हुसैन के पास जो लाइसेंसी पिस्टल थी उसने 200 कारतूस खरीद रखे थे, जिसमें से 125 कारतूस तो जिंदा मिले हैं, लेकिन 75 कारतूस कहाँ गए ये इस बात का जवाब ताहिर हुसैन नहीं दे पाया। और इसी को दिल्ली पुलिस ने एक और आधार बनाया है क्योंकि जब 75 कारतूस नहीं है तो इसका मतलब उसने उन कारतूस के द्वारा, उस पिस्टल के द्वारा इससे फायरिंग की थी। साथ ही साथ ताहिर हुसैन के ऊपर 10 और मामलों में भी आरोपी है ताहिर हुसैन। इनमें अंकित शर्मा की हत्या से लेकर और भी आगजनी के जो मामले हैं, पड़ोसियों के घरों में आग लगाना, उनका सामान तहस नहस करना, ये सारी चीज़ें ताहिर हुसैन के ऊपर हैं। अंकित शर्मा जो आईबी में एक कर्मचारी थे, उनकी हत्या को लेकर उनके परिवार वालों ने बाकायदा उनके खिलाफ बयान दिए थे और सबूत भी मिले थे कि ताहिर हुसैन के घर में लोग उसको पकड़ कर ले गए थे। उसके बाद अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई और इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं कि शायद ताहिर हुसैन को लगता था कि अंकित शर्मा की वजह से वो पकड़ में आ सकता है और ऐसे कई और लोगों के नाम भी आ रहे हैं। इसके अलावा उसकी जो बिल्डिंग थी उसमें महिलाओं के वस्त्र भी मिले थे, जिसको लेकर भी पुलिस ने तमाम पूछताछ इस व्यक्ति से की है और चार्जशीट में 50 से ज़्यादा गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। तो सीधे तौर पर अब इस दंगाई और दंगों के मास्टरमाइंड केजरीवाल के खासम खास संजय सिंह के छोटे भाई ताहिर हुसैन का बच पाना मुश्किल है। साथ ही साथ उमर खालिद से लेकर शाह आलम जैसे लोग भी और भी तमाम जो लोग इस पूरे के पूरे गंदे और घिनौने खेल में, हत्या आगजनी में शामिल थे, उन सभी को पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। बीच में एक लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जो थोड़ा बहुत इसमें समय लगा है, उससे इन लोगों को लगा था कि शायद ये बच जाएंगे। और जिस तरीके से ताहिर हुसैन के बचाव में जावेद अख्तर से लेकर राजदीप सरदेसाई तक, रवीश कुमार से लेकर तमाम पुण्य प्रसून वाजपेयी टाइप के तमाम पक्षकार भी कूद पड़े थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ताहिर हुसैन को इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है।
लेकिन हकीकत यह है कि अगर व्यक्ति ने अपराध किया है और उसके खिलाफ सबूत है तो उसका बच पाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तो चोरी और सीना जोरी वाली बात हो रही थी। ताहिर हुसैन सारे अपराध करने के बावजूद ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं वहाँ था ही नहीं, और उसके लिए उसने संजय सिंह का हवाला दिया, उससे बातचीत का हवाला दिया, उसके अलावा डीसीपी तक से बातचीत करने का, और ये कहने की उसने कोशिश की थी कि मेरे घर को दंगाइयों ने मुझसे छीन लिया था, हत्या लिया था, और बाद में पुलिस ने मेरा घर उनसे छीनकर मुझे दिया था। जबकि तमाम जो वीडियो फुटेज धीरे धीरे आए उनमें स्पष्ट तौर पर ताहिर हुसैन को दंगाइयों की भीड़ को कंट्रोल करते हुए, उन्हें एक तरीके से उकसाते हुए और डायरेक्शन देते हुए देखा गया था। ताहिर हुसैन हाथ में डंडा लेकर लोगों को बता रहा था कि किधर क्या करना है। बगल में एक घर में लड़की की शादी थी और उसकी शादी का जो मंडप वगैरह लगा हुआ था उस पर ताहिर हुसैन पेट्रोल बम फेंकवाता हुआ नजर आया। उसकी छत पर जिस तरीके से पेट्रोल बमों का जखीरा था, उसके अलावा जो पत्थर इकट्ठा किए गए थे, और उसके जो बिल्डिंग थी उसको 1000 से 1500 लोग उस पर चढ़े हुए थे और चारों तरफ बमबारी कर रहे थे, पेट्रोल बमों की या पत्थरबाजी कर रहे थे। इसको लेकर भी सीधे तौर पर ये पहले ही स्पष्ट हो गया था कि ताहिर हुसैन नाम का ये दरिंदा इस बार नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि किसी तरह से ताहिर हुसैन को बचा लिया जाए। और जिस तरीके से केजरीवाल की भूमिका जो इस पूरे मामले में सामने आई थी, केजरीवाल की पार्टी का जो नायब है मनीष सिसोदिया, वो भी सारे के सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अगर ताहिर हुसैन फंस गया तो सारे सवाल उनकी तरफ उठने लगेंगे। केजरीवाल की जो सारी चालें थी वो नाकाम हो गई और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस मुस्तैदी के साथ पहले दंगों को रोकने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद इन तमाम अपराधियों को दूर दूर से पकड़ कर लाई और इसके एक से एक तार जोड़े गए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका रही वो उन लोगों की रही जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए तमाम वीडियो बनाए और उन वीडियो फुटेज को पुलिस तक पहुंचाया। क्योंकि अगर वो वीडियो फुटेज नहीं पहुंचते तो शायद आम आदमी पार्टी उन बिके हुए तमाम टीवी चैनलों की मदद से रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त या प्रणब प्रसून वाजपेयी टाइप के, अविसार शर्मा टाइप के बिके हुए पत्रकारों की मदद से इस ताहिर हुसैन को बचाने में कामयाब हो जाती। लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि जो सबूत मिले उसके घर के पास जिस नाले में जो लाशें मिली और उसके बाद जो लोगों ने भी हिम्मत दिखाई, अंकित शर्मा के परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने गवाही ही दी, जिसकी वजह से ये दरिंदा जो एक निगम पार्षद हुआ करता था और दिल्ली में आया था, यूपी के एक छोटे से गांव से, उसके बाद इसने थोड़े छोटे मोटे अपराध शुरू किए। अपराधों में इतना नाम हुआ कि केजरीवाल ने इसे अपनी पार्टी का पार्षद बना दिया। उसके बाद जो अमानतुल्लाह खान था उसका खासम खास ये बना, पीएफआई से इसको फंडिंग मिली और इसने दिल्ली को जलाने वाले, दिल्ली को दहलाने वाले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद और चांदनाबाग इलाके में जो दंगे कराए वो सबके सामने हैं। इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग थे जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आज जब चार्जशीट दाखिल हो गई है तब भी कुछ लोग हैं जो इसको बचाने की या अभी भी इसको निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से जो बायर पत्रिका है उसमें आज एक आर्टिकल छपा कि देखिए दिल्ली पुलिस ने पटकथा पहले से ही लिख ली है लेकिन अब उसके लिए मोहरे तलाशे जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस इतने दिनों से जो जांच कर रही थी और यूएपीए के तहत जो जांच चल रही थी उसके बावजूद ये बायर जैसी पत्रिका, क्योंकि इसका जो संपादक है वो पहले इधर हिंदू में काम करता था और उसके बाद ये अमेरिकी नागरिक भी है, सिद्धार्थ वरदराजन ने आज एक लेख प्रकाशित कराया पूर्वानंद नाम के व्यक्ति के द्वारा और उसमें ये कहने की कोशिश की गई कि ये अपने आकाओं के इशारे पर सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस ने एक पटकथा लिख ली है और इसमें जानबूझकर मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जाएगी। जबकि जो वीडियो फुटेज आए थे, जैसा मैंने कहा कि अगर वो वीडियो फुटेज नहीं आए होते तो इसको लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां हो सकता है सड़कों पर भी उतर चुकी होती या टीवी चैनलों पर भी चीख चीख के कह रहे होते कि ये विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। जावेद अख्तर टाइप के ढकोसले वाले ढोंगी लोग भी इस बात को पहले मुद्दा बना चुके, लेकिन बाद में जब वीडियो उनके सामने रखे गए तो उन्होंने भी अपना मुंह सी लिया था। लेकिन जिस तरीके से ये होता आया है देश के अंदर कि जब भी कोई अपराध होता है और अपराध में कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से निकल आता है, तुष्टीकरण वाले वर्ग का निकल आता है, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसको बचाने उतरती है और बाद में ये मीडिया के पक्षकार उसको बचाने के लिए उतरते हैं। इसी कड़ी में एक और चीज़ का जिक्र किया जा सकता है
कि आज बीएमसी ने जो मुस्लिम जो लोग मर रहे हैं कोरोना से पीड़ित होकर, उनको दफनाने के लिए जिन लोगों के नाम दिए हैं वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। दरअसल जो पीएफआई दिल्ली में दंगे कराने की दोषी है, उसी पीएफआई को अब मुंबई की जो बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो मुस्लिमों को दफनाने की जिम्मेदारी दे रही है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लेटर इशू किया है जिसको लेकर विवाद मच गया है। सीधे तौर पर ये इस लेटर में 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और चारों के चारों ही ये पीएफआई से संबंध रखते हैं। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी आपत्ति जताई है, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने। उन्होंने कहा है कि क्या महाराष्ट्र की जो शिवसेना सरकार है या बीएमसी अब पीएफआई को लेजिटिमाइज यानी कि एक तरीके से मान्यता देने की सोच रही है, जिस पीएफआई पर देश विरोधी काम करने और देश में दंगे कराने के सीधे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उसी पीएफआई को अब ये इस काम में लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर सफाई देंगे या बीएमसी के इस ऑर्डर को बदलेंगे, या फिर कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को दफनाने की जिम्मेदारी पीएफआई जैसे आतंकियों को समर्थन करने वाले और देश के खिलाफ दंगे करवाने वाले संगठन को सौंपी जाएगी। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ दिल्ली में दंगे कराने के लिए, आगजनी कराने के लिए, तोड़फोड़ कराने के लिए एनटीसीए दंगे पूरे देश में भी जो हुए थे उनको लेकर पीएफआई पर सवाल है, पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आकर उसी पीएफआई को अब मुंबई में एक तरीके से मान्यता देने की कोशिश कर रही है, उसे लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल अब उद्धव ठाकरे को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।